स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो विक्टिम होता है वो सोचने लग जाता है कि जो उसका एब्यूज़र, जो उसका किडनैपर, यानी कि वो इंसान जिसने उसके साथ कुछ गलत काम किया, उसको मारा पीटा थ्रेटन किया हो, वो अच्छा इंसान है। उसके दिमाग में एक बॉन्ड सा, एक फीलिंग, एम्पैथी वाली फीलिंग डेवलप हो जाती है अपने किडनैपर, अपने एब्यूज़र के लिए। उनके दिमाग में एक पॉजिटिव वे में वो सोचने लग जाते हैं उन एब्यूज़र और उन किडनैपर के लिए। अब ये स्टॉकहोम सिंड्रोम आया कहाँ से है? किसी ने तो बताया होगा कि हाँ, जब कोई विक्टिम अपने किडनैपर, अपने एब्यूज़र के लिए अच्छा सोचने लग जाएगा, सोचेगा कि वो अच्छा इंसान है, गलत इंसान नहीं है, इवन वो इंसान गलत कर रहा हो उसके साथ, तो हम उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहेंगे। तो ये इसके पीछे एक स्टोरी है, और स्टोरी है बैंक रॉबरी की। स्वीडन एक कंट्री है, उसके एक शहर स्टॉकहोम शहर में एक बैंक रॉबरी होती है, और उस बैंक रॉबरी में कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक के, उनको उस बैंक के लॉकर में कैद कर दिया जाता है, हॉस्टेज बना के रख दिया जाता है 6 दिनों के लिए। उस 6 दिनों के बीच में जो वो हॉस्टेज जो होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनके दिमाग में एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा बॉन्ड डेवलप्ड हो जाता है उन रॉबर्स के लिए जिन्होंने उनको कैद करके वहाँ पे रखा था। और ये फीलिंग इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है कि कहा जाता है कि जब स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो अंदर बात करते हैं उन रॉबर से, उनकी डिमांड जानने के लिए, उन हॉस्टेज को छोड़ने के लिए, तो वो उनसे मतलब कि वो एक हॉस्टेज से भी बात करते हैं, एक एम्प्लॉय से बात करते हैं फ़ोन से, तो वो एम्प्लॉय कहती है कि उसे ट्रस्ट है उन रॉबर्स पे जिन्होंने उनको कैद करके रखा है, उस पर वो ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रही है। उसे लगता है कि वो उसे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वो ट्रस्ट करती है उन पे। मगर उसे डर लगता है कि अगर वो बाहर आएगी तो पुलिस उससे असॉल्ट करेगी, उसे मारे पीटेगी, और क्या पता वो मर सकती है उससे। उसे मतलब कि पुलिस से डर लग रहा था, मगर उसे जो किडनैपर्स थे, जो वो रॉबर्स थे, उनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, उस पे उसे ट्रस्ट था। मतलब कि उसका दिमाग ऐसा डेवलप्ड हो गया था, ऐसा बॉन्ड उसके दिमाग में बन गया था उन किडनैपर्स, उन रॉबर्स के लिए, कि उसे दुनिया वाले गलत लग रहे थे मगर वो जो रॉबर्स थे वो सही लग रहे थे। ओके, चलिए अब कॉज की बात करते हैं कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम कैसे डेवलप्ड हो जाता है। ये बहुत रेयर केस है कि मोस्टली पूरे पॉपुलेशन में बस 8% लोगों को ही होता है ये स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो ये रेयर कंडीशन आती क्यों है, कैसे लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है, क्या वजह होती है? तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी की और उन्हें पता चला कि ये एक लाइफ पे है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगी? अपनी जान बचाना ही सोचेंगी। किसी भी सिचुएशन में आप कभी भी डेंजर सिचुएशन में आप आते हैं तो आपको कुछ भी हो जाए, चाहे आपको खरोच लग जाए, चोट लग जाए, कहीं भी लग जाए, मगर आप जान अपनी बचाना ज़रूर चाहेंगे। सेम वही कंडीशन होती है जब किसी इंसान को कोई किडनैप कर लेता है, एब्यूज़ करता है, तब वो सोचते हैं कि अपनी वो जान कैसे बचाएं। अगर आपको कोई बहुत थ्रेटन कर रहा है, मार पीट रहा है, मगर आपको जान से नहीं मार रहा है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मार रहा है, इतना मार रहा है कि आप अधमरे हो गए हैं, पर आपकी जान से नहीं मार रहा है वो। उस कंडीशन में आपका दिमाग ये सोचने लग जाता है कि ये इंसान अच्छा इंसान है क्योंकि ये मुझे जान से नहीं मार रहा है। और यही फीलिंग आपको स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक मेन कॉज बन जाती है, और यही फीलिंग धीरे धीरे और डेवलप्ड होती है, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसमें आप सोचने लग जाते हैं कि जो आपका किडनैपर, जो आपका एब्यूज़र है, वो अच्छा इंसान है क्योंकि वो आपको जान से नहीं मार रहा। आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि ये इंसान मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना मार पीट रहा है, ये नहीं सोचता। बस ये सोचता है कि इसने मुझे जान से नहीं मारा, ये मेरी जान बचा रहा है। ये फीलिंग आपको उसके तरफ, उस किडनैपर की तरफ एक ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग देता है, और आप उसे सोचते हैं कि हाँ, ये अच्छा इंसान है। और यही सबसे मेन रीज़न है स्टॉकहोम सिंड्रोम का। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो दिखाती है कि हाँ, किन किन लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ था और कैसे वो लोग रिएक्ट किए थे। इस पे ड्यूरेशन भी है, जैसे कि कुछ लोगों को कुछ दिनों में ही हो जाता है, जैसे कि बैंक रॉबरी को ही देखें, जिसमें 6 दिनों में ही कुछ लोगों को ये स्टॉकहोम सिंड्रोम देखा गया था। कुछ लोगों को टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने, और कुछ लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसे 1 साल भी किडनैप करके रख दिया जाए और फिर अगर वो बच जाएँ और पुलिस के पास जाएंगे, तो भी वो उन उन जो किडनैपर्स हैं उनके खिलाफ़ ही बोलेंगे, उनके साथ नहीं बोलते हैं। उनके दिमाग में ऐसा कोई भी सिंड्रोम नहीं देखा जाता, मगर कुछ लोगों को जल्दी देख लिया जाता है। अब चलते हैं कुछ स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पैट्रिशिया के बारे में पढ़ते हैं।
पैट्रिशिया एक अमीर परिवार की लड़की थी। उसको किडनैप कर लिया गया था 10 वीक के लिए, और जब वो 10 वीक के लिए किडनैप हुई थी तो उसके दिमाग में भी ये स्टॉकहोम सिंड्रोम देखा गया। और ये देखा कैसे पता चला कि हाँ इसको भी हो गया, क्योंकि उसने जब किडनैपिंग से जब बची तो उसने किडनैपर्स की हेल्प की थी कैलिफोर्निया बैंक को रॉब करने के लिए। मतलब समझ रहे हैं कि उसने उन इंसान की मदद की जिन्होंने उसको कैद करके रखा था, उन किडनैपर्स की। तो उसके दिमाग में भी एक ऐसा बॉन्ड डेवलप हो गया था उस किडनैपर के लिए, जिसमें वो सोचने लगी थी कि उनके किडनैपर अच्छे इंसान हैं। इस वजह से वो उनका साथ देने लगी और उनको रॉब करने में हेल्प की कैलिफोर्निया बैंक को। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं प्लेन हाईजैक की। 1985 के प्लेन हाईजैक की स्टोरी है। और ये प्लेन को जिसने हाईजैक किया था उसने कम से कम 2 वीक से ज़्यादा हाईजैक किया था, दिनों के लिए हाईजैक किया था। और जब वो जो पैसेंजर थे, जो लोग थे उस प्लेन में, जब वो बाहर उस हाईजैक से जब उन्हें बचा लिया गया तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि जो किडनैपर्स, जो मतलब हाईजैकर्स थे, उनकी जो भी डिमांड थी वो सही थी। मतलब उनका माइंड भी ऐसा डेवलप्ड हो गया था जिसमें वो सोचने लगे थे कि जो उनके किडनैपर्स हैं वो अच्छे इंसान हैं, उनकी जो भी डिमांड्स है उसे गवर्नमेंट को पूरे कर देना चाहिए। एक सिंपैथी फीलिंग आ गई थी उनको अपने किडनैपर्स की तरफ। एक और स्टोरी देखते हैं लेबनान के हॉस्टेज के बारे में। लेबनान में कुछ लोगों को इस्लामिक आर्मी के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, और उसमें से जब कुछ लोग जब बच जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो उनके किडनैपर्स थे, यानी कि जो आर्मी वाले लोग थे जो उनको किडनैप किए थे, वो अच्छे इंसान थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था उसके साथ, उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, वो अच्छे से उनके साथ व्यवहार करते थे। मगर जब बाद में पता चला तो लोगों ने, मतलब बाद में जब सर्च की गई तो लोगों को पता चला कि जो विक्टिम्स थे, जो लोग थे, उनके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनको चैन से बांध के रखा जाता था, और उनके जो जेल में रखा जाता था वो जेल भी अच्छा नहीं था, बहुत गंदा था, साफ़ सुथरा नहीं था। और कभी कभी तो उन्हें क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो जेल थे उनमें रखा जाता था जिसमें बहुत अंधेरा था, और उनमें से वो किसी से बात नहीं कर सकते थे, बस अकेले उस काले अंधेरे में रहना पड़ता था। और इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। मगर फिर भी उनका दिमाग एक ऐसे तरह से डेवलप्ड हो गया था, उनमें भी ये स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया था, जिसके वजह से वो अपने किडनैपर को अच्छे तरह से, मतलब पॉजिटिव वे में देखने लग गए थे। उन्हें लगता था कि उनके जो किडनैपर्स हैं वो अच्छे इंसान हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो उन्हें अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। तो ये सब स्टोरी थी जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम कैसे लोगों में डेवलप हो जाता है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, और कैसा उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। ओके, तो ये आगे स्टोरीज़ और बढ़ती गई, बहुत बार देखा गया है। आगे जब साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये स्टडी को, स्टॉकहोम सिंड्रोम को और स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये बस किडनैपिंग या फिर एब्यूज़ वाले चीज़ों में नहीं देखा गया है ये सिंड्रोम। कुछ जगह जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी देखा गया है, प्रोस्टिट्यूशन के केस में भी देखा गया है, चाइल्ड अब्यूज़ में देखा गया है, प्रिजनर ऑफ वॉर में भी देखा गया है, और कभी कभी टीचर और जो एथलीट्स होते हैं उनमें भी देखा गया है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो जब किसी भी फैमिली में लड़ाई होती है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ में ही हो रही है, तो मान लो एक पार्टी, जैसे कि मान लो वाइफ सोचने लग जाती है कि नहीं हस्बैंड अभी गुस्सा है, इस वजह से वो उसे मार पीट रहा है, और यही फीलिंग उसको और मतलब कि वॉयलेंस मतलब उसको हो रहा होता है, तो वो उसको सहन करती रहती है, वो बोलती नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में लगता है कि नहीं ये अभी बस कर रहा है, बाद में नहीं करेगा। ये फीलिंग उसको और उस विक्टिम बनाती जाती है उस वॉयलेंस की, उस डोमेस्टिक वॉयलेंस की। उस तरह क्या बोलते हैं, जो टीचर और एथलीट्स में भी होता है, कुछ कुछ जो टीचर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, वो अपने एथलीट्स को बहुत हैवी ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं। मगर जो एथलीट होता है वो सोचता है कि उसके वो कोच हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे होंगे, उसके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे, तो वो हैवी ट्रेनिंग करते रहते हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन उनकी हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ वीक पड़ने लग जाती है, मगर वो फिर भी अपने कोच की बात सुनते हैं, उनकी बात मतलब मना नहीं करते, और इस तरह से उनके अंदर भी ये स्टॉकहोम सिंड्रोम डेवलप होने लग जाता है। आगे अगर बात करें तो स्टॉकहोम सिंड्रोम का पूरा कारण एक स्ट्रेस होता है,
अगर मान लीजिए एक कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेसफुल है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए वो एक पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा कोई अब्यूज़ कर रहा है, मगर उसमें आपको एक पॉजिटिव चीज़ लाइक आपको वो लाइफ मतलब आपको जान से नहीं मार रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट आप देख लेते हैं और उसी पॉइंट को आपको को जीने का एक सहारा मिल जाता है। और वही सहारा आपको ये पूरा कंडीशन स्टॉकहोम सिंड्रोम पूरा कंडीशन तक चलता रहता है। एक इसकी अगर प्रिस्क्रिप्शन की बात करें कि क्या अगर आपको ये स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाएगा तो डॉक्टर मोस्टली क्या आपको दवाइयाँ देते हैं। तो जो भी दवाइयाँ एक पोस्ट मैट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में दिया जाता है, वही स्टॉकहोम सिंड्रोम में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है अनटिल और अनलेस अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब कि ना हो जाए, इसमें कुछ ज़्यादा ही कंडीशन और भी देखा जाएगा कि अगर और भी सिम्टम आपको देखा जाएगा तो और भी मेजर्स लिया जाएगा। हालांकि अगर आपको है तो आपको देखना चाहिए, अपने डॉक्टर्स को बात करना चाहिए। अगर नहीं है तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।